जब 20 जनवरी को गांधी जी पर मदनलाल पाहवा ने बम फेंका और उसके बाद जाहिर है कि गृह मंत्री सरदार पटेल थे, उनकी काफी आलोचना हुई। तो उन्होंने तय किया कि अब गांधी जी की प्रार्थना सभा में जाने वाले सभी लोगों की तरफ फ्रिस्किंग होगी। गांधी जी उखड़ गए और उन्होंने कहा कि ये कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं है, अगर आप यहाँ फ्रिस्किंग करेंगे तो क्या आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में भी फ्रिस्किंग करेंगे? प्रार्थना स्थल है, वहां एक बोर्ड लगा हुआ है और उस पर मुझे लगता है कि गांधी जी के, जिन्हें आपको ये मंत्रों में से एक मंत्र वहां लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है कि प्रार्थना के लिए खुले आसमान के नीचे जमीन का छोटा सा स्वच्छ टुकड़ा सबसे अच्छा, क्योंकि उस तक सबकी पहुंच। ये गांधी जी के अंतिम आश्रम यानी सेवाग्राम में कोई मंदिर नहीं था, लेकिन प्रार्थना सभा दिन में 2 बार होती थी, सुबह भी और शाम को। और ये प्रार्थना सभा मेरे हिसाब से गांधी का एक अद्भुत धार्मिक और लोकतांत्रिक आविष्कार थी, इस अर्थ में कि उसमें सब धर्मों से पाठ होता था, उपनिषद से भी, कुरान से भी, बौद्ध ग्रंथों से भी, जैन ग्रंथों से भी, यहूदी वगैरह वगैरह। और उसके बाद गांधी जी बोलते थे, ये करीब 40-45 मिनट चलता था। ये शुरू हुआ होगा जब वो सेवाग्राम आए, तब से लेकर अब तक यानी लगभग 80 से ज्यादा वर्ष हो चुके। इन 80 वर्षों में सेवाग्राम में 2 बार प्रार्थना सभा होना रुका नहीं। संसार में कहीं ऐसी प्रार्थना सभा कहीं होती हो, इसका मुझे इल्म नहीं है। मैं नहीं समझता कि ज्यादा से ज्यादा 2-3 धर्मों की होती होगी, लेकिन 7-8 धर्मों की। और ये जो गांधी जी ने जब कहा कि ऑल रिलीजन्स आर ट्रू बट दे आर ऑल इम्परफेक्ट, इसका एक उपाय उन्होंने प्रार्थना सभा निकाला। और इस बात को भी याद रखें कि उन्होंने उनकी हत्या प्रार्थना सभा में जाते हुए ही हुई। असल में वाजपेयी जी, आपने बहुत अच्छी बात याद दिलाई। अगर आप में कोई वहां गया हो सेवाग्राम, तो जो प्रार्थना स्थल है वहां एक बोर्ड लगा हुआ है और उस पर मुझे लगता है कि गांधी जी के, जिन्हें आपको ये मंत्रों में से एक मंत्र वहां लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है कि प्रार्थना के लिए खुले आसमान के नीचे जमीन का छोटा सा स्वच्छ टुकड़ा सबसे अच्छा, क्योंकि उस तक सबकी पहुंच। महत्वपूर्ण ये है, खुले आसमान के नीचे जमीन का स्वच्छ टुकड़ा सबसे अच्छा, क्योंकि उस तक सबकी पहुंच। उसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए कि आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, दलित हैं, सवर्ण हैं, क्या हैं। दूसरी बात, इस लिहाज से वो गोरा गांधी संवाद बहुत महत्वपूर्ण है। गोरा नास्तिक थे, निरीश्वरवादी थे, तो आश्रम में रहने के लिए उन्हें गांधी जी ने बुलाया। तो गांधी जी के आश्रम का अनुशासन तो बहुत कड़ा था, कई लोग तो वहां से भाग जाते थे उस अनुशासन की कड़ाई के कारण। तो गोरा ने कहा कि मैं सारा अनुशासन मानूंगा, प्रार्थना में नहीं सब, क्योंकि मैं किसी प्रकार के ईश्वर में विश्वास नहीं करता, मुझे प्रार्थना सभा में नहीं बैठना है। तो उनको बाकायदा छूट थी कि आप ना बैठे। उनके यानी गांधी जी, जो आपने संवाद की बात की ना, गांधी और गोरा जो थे, गोपू रामचंद्र राव तेलंगाना के थे, उनको सब गोरा कहते थे, घोषित रूप से निरीश्वरवादी थे और अंत तक रहे। उनका निधन 1972 या 73 में हुआ। गांधी जी से उनका संवाद बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण इसलिए है कि उस संवाद का एक तरह से समापन गांधी जी के इस वाक्य से होता है 1943-44 में, जब गांधी जी जेल से छूट के वापस आए थे। तो गांधी उनसे कहते हैं कि इस मामले में निर्णय करने की कोई जल्दी नहीं, हो सकता है तुम मुझे कन्विंस कर लो, हो सकता है मैं तुम्हें कन्विंस करूं, हो सकता है कोई तीसरा रास्ता निकाला, यानी ईश्वरवाद निरीश्वरवाद के अलावा भी कोई तीसरा रास्ता हो सकता है, लेकिन तब तक जो जरूरी है वो काम हम लोग करें। तो ये संवाद धर्मिता वहां तो समझ में आती है, लेकिन संवाद में यानी जब बिल्कुल ही एकदम
एक आदमी पूरब जाना चाहता है, एक पश्चिम जाना चाहता है, तो कैसे संभव? कुछ तो संभावना, कुछ तो कॉमन कंसेप्ट। जब अभी आपने जैसा कहा कि वो खुले आकाश के नीचे, तो मैं कई बार सोचता हूँ कि असल में प्रार्थना सभा के रूप में गांधी जी ने एक नए किस्म का मंदिर बनाया, जो सर्वधर्म मंदिर था, जिसमें सभी धर्मों के लोग आ सकते थे। वो भी आ सकते थे जो किसी धर्म के नहीं है। असल में जब 20 जनवरी को गांधी जी पर मदन लाल पाहवा ने बम फेंका, और उसके बाद जाहिर है कि गृह मंत्री सरदार पटेल थे, उनकी काफी आलोचना हुई, तो उन्होंने तय किया कि अब गांधी जी की प्रार्थना सभा में जाने वाले सभी लोगों की तलाश फ्रिस्किंग होगी। गांधी जी उखड़ गए और उन्होंने कहा कि ये कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं है, अगर आप यहाँ फ्रिस्किंग करेंगे तो क्या आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में भी फ्रिस्किंग करेंगे? क्या दरगाहों में भी फ्रिस्किंग करेंगे? यहाँ कोई मेरा भाषण सुनने नहीं आते हैं लोग, हालांकि लोग आते उसी के लिए, लेकिन गांधी जी ने कहा कि कोई मेरा भाषण सुनने नहीं आते हैं, राम का नाम लेने, अल्लाह का नाम लेने आते हैं, कोई फ्रिस्किंग नहीं। और गांधी जी ने फ्रिस्किंग नहीं होने दी, सरदार पटेल को लगभग डांट के चुप कर दिया। मित्रों, इंसिडेंटली वाजपेयी जी, आपकी अनुमति हो तो ये कार्यक्रम मूलतः 20 जनवरी को होना था, और 20 जनवरी को कार्यक्रम किया जाए, ये फैसला मैंने इसीलिए किया था कि 20 जनवरी को गांधी जी की सभा में बम फेंका गया था और भगदड़ मची थी। नेचुरली गांधी जी अविचल बैठे रहे थे और उन्होंने लोगों से कहा था कि चुपचाप अपनी जगह बैठ जाओ, कुछ नहीं हुआ है, राम हम सबकी रक्षा करेंगे। 20 जनवरी को कार्यक्रम आदरणीय के कारण नहीं हो पाया। इन्होंने मुझे समय दे दिया, फिर इन्हें याद आया कि 20 जनवरी को अकील बिलग्रामी का लेक्चर है, तो फिर कार्यक्रम की तिथि बदली और ये सुखद संयोग रहा कि आज बसंत पंचमी भी है और सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन। और सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के संबंध इस लिहाज से बहुत रोचक है कि सन 29 से ही गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस के रवैये और विचारों से असुविधा होने लगी थी, और आगे चल के तो वह असुविधा और विचार वैभिन्य कितना स्पष्ट हुआ और क्या क्या उसके नतीजे हुए हम सब जानते हैं। लेकिन इस बात को फिर से याद दिलाने की जरूरत है। कई बार लोग पूछते हैं कि साहब राष्ट्र का पिता कैसे हो सकता है, तो मेरा तो उत्तर विनम्रता पूर्वक यही हो सकता है और यही होता है कि ये सवाल मुझसे मत पूछिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से पूछिए कि फादर ऑफ अवर नेशन कहने वाले पहले व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस। उसके पहले उन्हें महात्मा कहा गया, बापू कहा गया, फादर ऑफ अवर नेशन ये कहने वाले व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस थे। और ये तब जब वो आजाद हिंद फौज के सेनापति की तरह काम कर रहे थे और गांधी जी की हिंसा के प्रति विरक्ति और राजनीतिक हिंसा के प्रति खास करके विरक्ति जग जाए थी। तो मुझे लगा एक सुखद संयोग हुआ कि 23 जनवरी बसंत पंचमी भी है, सरस्वती पूजा का भी दिन है, नेताजी सुभाष बोस का जन्मदिन भी है, और इस तरह से वाजपेयी जी की फूल अच्छी